सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर फ्राइडे के दिन आधे % तक की जंप हमें देखने को मिला हुआ था। 338 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स का जो Q1 का रिजल्ट्स था वो भी हमें जो इवेंट होने वाला था वो भी हो चुका है। तो जैसे आपको बताएं कि जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा कैसे अपना रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया है, ये आप सभी को पता है कि कंपनी के द्वारा रिजल्ट उतना अच्छा खासा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं किया। जहां कंपनी के मार्जिन्स के अंदर गिरावट नजर आया, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट नजर आया, लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यूज था उस रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आया है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स के अंदर तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो कंपनी ने फुलफिल किया, कुछ पैरामीटर्स के अंदर हमें कंपनी के द्वारा फुलफिल नहीं किया गया। इसी वजह से थोड़ा बहुत गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक का अगर आप गिरावट देखोगे तो पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने ओपन किया है, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 13% तक की गिरावट हमें अभी तक जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हो चुका है। तो कैसी कंपनी ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया था, चलिए डिस्कस कर लेते। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात करें जून क्वार्टर का रिजल्ट्स यानी कि Q1 के रिजल्ट्स के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यूज़ के अंदर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो कंपनी ने फुलफिल किया, और जिसके अंदर रेवेन्यूज़ कंपनी का 3.5% तक का ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर निकल के आया है। फिर नेट इनकम देखोगे जिसके अंदर 6% तक का गिरावट हुआ, अर्निंग पर शेयर देखोगे उसके अंदर भी 6% तक का गिरावट हुआ। उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी करीब करीब 9% तक का हमें गिरावट नजर आया। यानी कि ओवरऑल दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट था वो हमें बुरा आया है। तो जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों गिरावट हो सकता है, कंपनी लोगों को परेशान कर सकता है, कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन यही गिरावट के अंदर, यही कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें बाइंग करने का एक ग्रेट मौका कंपनी दोस्तों देगा, क्योंकि धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों कंपनी बुरा परफॉर्म नहीं करेगा। अभी क्या है ना, जियो फाइनेंशियल्स का जो बिजनेस है ना अभी तो स्टार्टिंग है, यानी कि अभी तो शुरुआत है। अभी उतना भी बड़ा जियो फाइनेंशियल्स का बिजनेस हमें देखने को नहीं मिला। अभी रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, होम लोन सेगमेंट्स के अंदर रिसेंट बेसिस के ऊपर एंट्री किया है, राइट। होम लोन्स के अंदर रिसेंटली एंट्री किया, फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा करंटली हमें एंट्री किया गया एक जॉइंट वेंचर के साथ में, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, नए नए बिजनेस को कंपनी एक्वायर कर रहा है, छोटी छोटी कंपनीज को बाइंग कर रहा है, मार्केट सेगमेंट को एक्वायर कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी आपको पता होगा कि जो NBFC कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस आपको पता है, बजाज फिनसर्व जो कि बजाज फाइनेंस की एक पेरेंट कंपनी है, और उसके साथ में जियो फाइनेंशियल्स, ये जो कंपनीज है ना ये NBFC कैटेगरी से बिलोंग करता है, फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व ये दोनों कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट क्यों मिलता है, क्योंकि ये कंपनी होम लोन्स लगातार ज़्यादा हमें प्रोवाइड करता है, बल्क ऑफ द कस्टमर्स को होम लोन्स हमें प्रोवाइड करता है। और सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी को, NBFC सेक्टर वाली कंपनी को जो बेनिफिट्स मिलता है ना वो होम लोन्स के ही अंदर सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट्स मिलता है। तो रिसेंटली क्या है ना, जियो फाइनेंशियल्स ने सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, तो लंबे समय के अंदर हमें धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आएगा और कंपनी का परफॉर्मेंस हमें ग्रो होगा। लेकिन रिसेंट बेसिस के ऊपर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा कुछ रिकमेंड किया गया है जियो फाइनेंशियल्स को लेके। तो यहाँ दोस्तों बोला गया है कि इसके द्वारा वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज, इनके द्वारा बोला गया है कि जो जियो फाइनेंशियल्स का जो हमें सपोर्ट लेवल है वो 335 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिला है, एंड वहाँ से कंपनी हमें करेक्ट हुआ है। अगर कंपनी ये लेवल्स को नीचे ब्रेक करता है, अगर ये कंपनी इस लेवल्स को ब्रेक करता है, फिर हमें जियो फाइनेंशियल्स करीब करीब 310 रुपये से लेके 300 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता, ऐसा इनका हमें मानना निकल के आ। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा अपसाइड हमें टारगेट दिया गया है 380 रुपये का, और ये टारगेट दिया गया है रिलीगल ब्रोकरिंग के द्वारा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि 335 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है, राइट। जो पिछले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात कीजिए उनका मानना था कि जियो फाइनेंशियल्स का ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है, यहीं से एक अच्छे खासे जंप आ सकता है। और इनका मानना है कि कंपनी के अंदर करीब करीब 310 रुपीज़ तक का गिरावट हमें हो सकता है अगर कंपनी 335 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी कंपनी के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि
क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा, क्योंकि करंटली कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से दोस्तों गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो बेहतरीन तरीके से कंपनी मुनाफा देगा। लेकिन आपको पता है कि हमने जियो फाइनेंशियल्स को कौन से प्राइस पर बाइंग किया था? हमने बाइंग किया था 232 रुपये पर, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों होल्ड करने वाले हैं। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, हर एक वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि 232 रुपये पर हमने जियो फाइनेंशियल्स इस कंपनी के अंदर हमने बाइंग किया था और अभी भी हमें अच्छा खासा मुनाफा कंपनी के अंदर मिल रहा है, मोर देन 45% का, राइट। तो कोई बात नहीं, हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी को होल्ड करने वाले, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी दोस्तों लगातार निवेश कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म के अंदर कोई कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते। अभी डेटा आपके सामने है जून महीने का, आप देख सकते हो। जियो फाइनेंशियल्स का ही डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 52 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हुआ। जहाँ लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग है, ये भी जानना दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे पहले फंड का नाम है मोतीलाल, जिनके द्वारा 12,600 करोड़ की बाइंग किया। सेकेंड फंड है क्वांट, जिनके द्वारा 10,500 करोड़ की बाइंग किया। फिर फंड है मोतीलाल, जिनके द्वारा 1150 करोड़ की बाइंग किया। क्वांट का एक लार्ज कैप फंड जिन्होंने 1500 करोड़ की बाइंग किया है। फिर आईसीआईसीआई का एक फंड निकल के आया है, 5,840 करोड़ की बाइंग किया। इन्वेस्को का एक फंड है, 3,622 करोड़ की हमें बाइंग किया। यानी कि दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े फंड्स के द्वारा हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बाइंग किया जा रहा है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कंपनी और दोस्तों ज़्यादा गिरता है तो जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर, तो कौन से लेवल पर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने बाइंग किया था ये डिस्कस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दर कंपनी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, कंपनी किस लेवल्स पर हमें सपोर्ट ले सकता है, कौन सा लेवल कंपनी ब्रेक करे तो कहाँ तक जा सकता है, ये आपके लिए शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा, यहाँ नीचे से क्या है ना, कंपनी का दोस्तों एक ट्रेड लाइन है और उसी ट्रेड लाइन के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, वही लेवल्स के ऊपर क्या करता है, सपोर्ट लेता है। प्रीवियसली आप देख सकते हो सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा सपोर्ट लिया गया है। एंड जब भी कंपनी सपोर्ट लेता है तभी तभी कंपनी के अंदर हमें जंप आता है। एक बात तो तय है कि एक ये जो है ना ट्रेड लाइन, एक सपोर्ट लेवल हमें एक्ट करता है, राइट, बिहेव करता है। हमने बाइंग किया था जियो फाइनेंशियल्स को ये लेवल्स पर, जब हमें कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आया हुआ था, सपोर्ट लिया हुआ था, वही लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था और अभी हम लोग कंपनी के अंदर होल्ड करें। उसके बाद आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से कंपनी ने मुनाफा बना के दिया है कम समय में। विद इन 6 मंथ में कंपनी ने कितना मोर देन 50% तक का रिटर्न हमें मिल रहा था। लेकिन हम लोगों ने निवेश किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। तो अभी क्या है, कंपनी रिसेंटली सपोर्ट लेवल पर हमें ट्रेड कर देखिएगा, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। जैसे कंपनी जोन पर आता है मल्टीपल टाइम्स कंपनी सपोर्ट लेता है एंड रिसेंटली यही लेवल्स के ऊपर हमें जियो फाइनेंशियल से कंपनी ट्रेड कर रहा है। ऐसा मान लीजिएगा अभी कंपनी का रिजल्ट बुरा आया है, तो अगर कंपनी दोस्तों या गिरावट अगर होता है तो अगला जो सपोर्ट लेवल्स हमें देखने को मिलेगा ना, ये ट्रेड लाइन का लेवल्स देखने को मिलेगा। इसका लेवल है 320 रुपये का, ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेवल है 320 रुपये का। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर यही से एक अच्छी खासी जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर निकल के आ सकता है, यही से कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। तो जितना गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। तो जहां दोस्तों HDFC बैंक के अंदर हमें फ्राइडे के दिन आधे % से भी ज़्यादा का गिरावट नजर आया हुआ था, 1605 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो HDFC बैंक का मैंने कल ही के दिन दोस्तों अपडेट आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट कल के दिन आने वाला है, यानी कि आज के दिन आने वाला है। एंड रिसेंटली हमें HDFC बैंक का Q1 का रिजल्ट हमें आ चुका है, रिपोर्ट आ चुका है। तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा अभी हम आ चुके HDFC बैंक के Q1 रिजल्ट्स के ऊपर। आप देख सकते हो कि HDFC बैंक के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ दोस्तों जितने सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये रुपीज एंड करोड़ के अंदर हमें नंबर्स है। तो इसके अंदर क्या करेंगे ना, एक एक पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग कंपेयर करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिएगा बेसिकली याद दोस्तों आप देख सकते हो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से। जहां कंपनी का अगर आप इंटरेस्ट देखोगे यानी कि इंटरेस्ट अर्न, तो कहीं ना कहीं पिछले साल 51,168 करोड़, पिछले क्वार्टर में 79,433 करोड़ और इस क्वार्टर में 81,546 करोड़। तो जहां अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी हमें इंटरेस्ट अर्न के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आया है। फिर बात आती है कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। आप यह देख सकते हो तो जो कंपनी का टोटल इनकम है वो पिछले साल था 61,000 करोड़,
पिछले क्वार्टर में 1,24,000 करोड़ एंड इस क्वार्टर में देखोगे तो 1,16,000 करोड़। तो करीब करीब ईयर नियर बेसिस के ऊपर टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ आया है। लेकिन अगर आप वही Q&Q के बेसिस के ऊपर कंपेयर करके चलेंगे तो हमें टोटल इनकम के अंदर गिरावट नजर आए। फिर बात आती है कंपनी के अगले पैरामीटर के ऊपर। तो कंपनी का जो अगला पैरामीटर है उसका नाम है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, राइट। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे तो पिछले साल कंपनी ने 12,370 करोड़ का प्रॉफिट अपना जनरेट किया था और इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 16,470 करोड़ का, यानी कि करीब करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ आया है। एंड वही Q&Q बेसिस के ऊपर देखोगे तो 17,622 करोड़ से करंटली कंपनी घट के 16,470 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट हमें जनरेट किया, यानी कि ईयर नियर बेसिस के ऊपर आपको ग्रोथ नजर आया हुआ है, राइट। लेकिन वही अगर आप Q&Q बेसिस के ऊपर देखोगे तो एक गिरावट हमें नजर आया। अभी हम बढ़ते हैं अगले पैरामीटर की ओर जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS। तो अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो पिछले साल 22.15, पिछले क्वार्टर में 23.20, इस क्वार्टर में 21.67, यानी कि ईयर नियर बेसिस के ऊपर हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट नजर आया। उसके साथ साथ Q&Q बेसिस के ऊपर भी गिरावट नजर आ चुका है, यानी कि जो HDFC बैंक के द्वारा जो परफॉर्मेंस हमें किया गया है वो कुछ पैरामीटर्स के अंदर गिरावट हुआ है, कोई पैरामीटर्स के अंदर Q&Q बेसिस के ऊपर गिरावट हुआ है, कई पैरामीटर्स के अंदर ईयर नियर बेसिस के ऊपर गिरावट हुआ है। लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हमें क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या कंपनी के द्वारा फुलफिल किया गया है या फिर फुलफिल नहीं किया गया है। देखिएगा, बेसिकली HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो हमने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप कौन सी प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप HDFC बैंक को ही देना, क्योंकि ये बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है, पास्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, करंट के पैरामीटर बहुत अच्छे, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, राइट, अच्छे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है एंड लॉन्ग टर्म बेट के अंदर कंपनी मल्टीपल रिटर्न्स बना के देगा। ये सभी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अभी आप देख सकते हैं जून 2024 यानी कि Q1 रिजल्ट्स मार्केट के एक्सपेक्टेशंस अभी हम आ चुके हैं। देखिएगा, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था 21.15, कंपनी ने रिपोर्ट किया 21.19, जिसके अंदर 0.20% तक का सरप्राइज हमें कंपनी ने मार्केट को किया है। फिर सेकेंड चीज़ के ऊपर आते हैं कंपनी का रेवेन्यूज। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था 41,030 करोड़, जहां कंपनी ने रिपोर्ट किया 40,051 करोड़। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यूज के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके अंदर कंपनी ने बीट नहीं किया, उसके अंदर कंपनी के अंदर हमें डिसअपॉइंट किया गया है मार्केट को। तो इसके अंदर कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट 1.5% तक का गिरावट इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आया है, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अंदर आया है। तो अभी मंडे के दिन दोस्तों ये देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कैसे HDFC बैंक को रिएक्ट करता है। अगर HDFC बैंक दोस्तों गिरावट भी होता है ना तो कोई बात नहीं, जरूर कंपनी के अंदर क्या करना, कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास चीपेस्ट रेट के ऊपर जो कंपनी बिलोंग करता है ना, वो फ्यूचर में कंपनी बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। ये डेटा है HDFC बैंक का, आप यह देख सकते हो, जो कि हर एक महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, बहुत बड़ा माल हमें HDFC बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया। तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, लंबे समय के अंदर बेहतरीन तरीके से रिटर्न कंपनी देगा। अभी हम बात करेंगे आरटेक सोलोनिक्स लिमिटेड के बारे में। 188 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में कंपनी ने 70% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली 1:2 रेशियो के अंदर बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 शेयर के बदले आपको कंपनी 1 बोनस शेयर देने वाला है।